नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने समुद्र के अंदर पानी में डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी उस स्थान पर गए जहां जलमग्न द्वारिका शहर है, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि यह दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा की बेट द्वारका को जोड़ने वाली सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया और फिर प्रधानमंत्री ने द्वारका की जनता को 52,250 करोड़ रुपए की सौगात दी। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकर केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से
जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर रविवार शाम कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास हुए हमले में राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तो वहीं इनेलो के मीडिया सेल के इंचार्ज राकेश सिहाग और विधायक अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षाकर्मियों का इलाज ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। इसी मामले पर झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि इस मामले में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला जठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी हुआ सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए हैं, जहां इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए जिसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 घंटे इस देश में अन्याय होगा। नफरत का कारण अन्याय है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ दिया है। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा तो नफरत का कारण अन्याय है, और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%।
50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर बाद ही वो दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो, हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया। तो वहीं रितेश पांडे के इस्तीफे के बाद मायावती का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने रितेश का बिना नाम लिए
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है। इसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं को जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव हो सकता है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं और निगेटिव चर्चा में बने हुए हैं। रितेश पांडे के बीएसपी से इस्तीफा देने पर कांग्रेस नेता अजय राय ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीएसपी के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव आगरा में राहुल गांधी का स्वागत करने आ रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, जो बीजेपी में जा रहे हैं वे पद के लालच में जा रहे हैं। जो सत्ता में जाना चाहते हैं बीएसपी के लोग, जो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वे संघर्ष और लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं, अभी एक बसपा के सांसद हमारे यहाँ अभी आगरा में राहुल जी का स्वागत करने आ रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी जो सांसद हैं, जौनपुर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, और राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे, बसपा के एमपी है। तो निश्चित तौर से जब देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जो भाजपा में जा रहे हैं वो तो पद के लालच में जा रहे हैं, उनको पद चाहिए और सत्ता में जाना चाहते हैं। पर जो बसपा के लोग या अन्य लोग वो हमारे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकवि भरतियार जी ने कहा कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेगा। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हों, फिल्म जगत के हों, साहित्य जगत के हों या दूसरे प्रोफेशन से हों, या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हों, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 दिन पहले मैं वाराणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शानदार फोटो प्रदर्शनी देखी। काशी और आसपास के युवाओं ने कैमरे पर जो मोमेंट कैप्चर किए हैं वो अद्भुत है। इसमें काफी फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो मोबाइल कैमरे से खींची गई थी। वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है। लोगों को अपना हुनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है। भारत के हमारे युवा साथी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग कंटेंट शेयर करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे। टूरिज्म हो, सोशल कॉज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरक जीवन यात्रा, इनसे जुड़े तरह तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मौजूद है। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। यह कॉन्टेस्ट माईगॉव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूंगा। आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए जरूर नॉमिनेट करें।
मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है। मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो, या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा, तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो, तो इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।